मैं भी तुमसे नफरत करता हूँ, इतनी नफरत कि जी करता है तुम्हें जान से मार डालूं, कत्ल कर दूं तुम्हारा। वो उसके बाल मुट्ठी में दबोच चुका था और वो आंखों की नमी छुपाने लगी। मैं नफरत करती थी तो सब कुछ कर गुजरती थी, किसी के दिल की परवाह नहीं करती थी। आप नफरत करते हैं तो आप भी इजहार कीजिए, जो चाहते हैं कर डालिए। मुझे जान से मार कर आपको सुकून मिलता है तो मैं अभी ये काम कर लेती हूँ, लेकिन आपका सुकून तो मेरी ज़िंदगी से जुड़ा है। मैं हूँ तो आपको सुकून है, मैं नहीं तो आप। जस्ट शट अप। मैं बकवास नहीं सुनना चाहता। वो मुश्तइल होने लगा और शहरजाद ने बेख्तियार नम आंखों से उसे देखा और हाथ में पकड़ा मोबाइल उसके सामने वाले जेब में डाल दिया। वो अभी भी उसके हिसार में थी, उनके इसी हिसार में उसकी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ था। फिर वो उस हिसार से निकलने की बेकार से कोशिश क्यों करती? आप तो बड़ी से बड़ी बड़ी बातें बर्दाश्त कर लेते हैं, ये ज़रा सा सच बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसने उसके सीने पे हाथ रख दिया था। उसने शहरजाद को एक झटके से खुद से दूर कर दिया। वो उसके सुकून और उतने यकीन को देखकर पागल ही तो हो उठा था, लेकिन यूं लड़खड़ाकर बेड पर गिरते हुए वो हल्के से कराही थी और वो पलटकर वापस जाते जाते ठटक गया था। उसकी पुष्ट पर हल्का सा खून का धब्बा देखकर वो चौंका था, क्योंकि उसकी कमर पर तिरछी सी लकीरों में से 3-4 दाग थे। वो झुककर इन दागों को छूने से खुद को रोक नहीं पाया था। ये दाग, ये जख्म कैसे हैं? मखतूम हैरत ज़दा हो चुका था, लेकिन वो यूं ही औंधे मुँह गिरी बेख्तियार से सिकुड़ उठी थी। वो उसके जख्मों को छू रहा था। शहरजाद, मैं क्या पूछ रहा हूँ? ये सब क्या है? ये ये निशान निशान कैसे हैं? उसने झटके से उसे कंधों से तामका सीधा किया और अपने सामने कर लिया था। जब मैं किडनैप हुई तो मैंने खाना पीना बंद कर दिया था, और जब 3-4 रोज़ मैंने कुछ नहीं खाया तो वो औरत जो मुझे खाना देने आती थी उसने एक दिन छड़ी से मारना शुरू कर दिया। वो हिचकियों से बता रही थी और मखतूम का दिमाग माउफ हो गया। वो बेयकीनी से देख रहा था कि उसने कैसी कैसी अजियतें सही हैं, तो ये अभी तक ठीक क्यों नहीं हुए? मैंने किसी को भी नहीं बताया था, लेकिन एक दिन अम्मा साई ने मेरी कमीज़ पे खून के धब्बे देख लिए थे। फिर उन्होंने ही 2-3 रोज़ मेरे ज़ख्मों पर मरहम लगाया और बाद में मैं यहाँ आ गई और फिर कोई मरहम नहीं लगाया। मुझे इतने दिनों से नींद नहीं आती थी। मैंने कल ज़ुबैदा से मरहम मंगवा लिया और अभी भी ये मरहम ही लगा रही थी, और आप? वो अपने आंसू पोंछकर सर झुकाकर अपने हाथों को देखने लगी और मखतूम को अभी थोड़ी देर पहले अपनी बाहों के हिसार में जकड़ी शहरजाद के चेहरे की तकलीफ और दर्द की वजह समझ आ गई थी, और ये भी समझ गया कि वो दिन में नाइटी क्यों पहने हुए थी। और फिर वो कितनी ही देर बेआवाज़ आंसू बहाती रही और वो खामोशी से मरहम लेकर उसके ज़ख्मों पर रखता रहा था। गज़ल का ताल्लुक़ इस गिरोह से था जो लोगों की इज़्ज़तों का सौदा बड़ी आसानी और दीदा दिलेरी से करता था। पहले वो किसी भी बच्चे को अगवा के तावान मांग लेते थे, लेकिन उन्हीं बच्चों के अगवा में कुछ ख़ास हाथ नहीं आता था। फिर उन्होंने लड़कियों को अगवा करने का सोचा और उन्हें अच्छी खासी कामयाबी हुई। जिस लड़की के घर से तावान नहीं मिलता, उस लड़की को गैर मुल्की मर्दों के हाथों बेचकर उन्हें इन मर्दों की रात का सामान बना दिया जाता था। और जब वो लड़की हर हाथ में बिकने लगती और अपनी खूबसूरती खो देती तो उसे आज़ाद कर दिया जाता था। और उसका कारोबार में मुल्क के नामवर हजरात का भी हाथ था, जो दिन की रोशनी में मरूफ शख्सियात का चोला पहनकर इज्जत और स्ताइश समेटते, लेकिन उस दफ़ा उन्होंने हाथ गलत जगह डाल दिया था। वो औरतें जो इस काम में इस्तेमाल होती थी, वो जानती थी वो एक सही आज़ादी है, वो किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, इसलिए उसे गलत निगाह से दूर रखते हुए महज तवान पे इक्तफ़ा किया था। क्योंकि गज़ल इतने दिनों से शहरजाद को जानती थी, उसकी क्लास फेलो बन के रही थी और बाकायदा प्लानिंग करके उस रोज़ उसके साथ गाड़ी में आई और उसका अगवा कर लिया था, क्योंकि वो बहुत अरसे से जानती थी इस असामी से बहुत फ़ायदा होगा। मगर मखतूम शाह और तकीर शाह ने कड़ी से कड़ी मिलाकर इनके तमाम फ़ायदे मलिया मेट कर डाले थे। पूरा गैंग बमा सबूतों के गिरफ्तार हुआ था। 2 और लड़कियां भी बरामद हुई थी, लेकिन अभी भी मखतूम शाह इस मामले से अलग नहीं हुआ था। वह इन लोगों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाकर दम लेना चाहता था। वो आज तो शहरजाद के जख्म और तकलीफ देकर वो पहले से ज़्यादा गज़बनाक हो गया था। वो उनको सख्त सज़ा दिलवाना चाहता था। ज़ुबैदा, 1 कप चाय ले आओ। वो आते ही बेड पर बैठ गया था, अंदाज बेहद थका थका और कुछ बोझल सा था। ज़ुबैदा कमरे से बाहर निकल गई तो वो नाइटी की नॉट खोलकर वहीं आड़ा तिरछा लेट गया। शहरजाद ज़ुबैदा को पास बिठाई इससे बातें कर रही थी जब वो अपने वक्त से 1 घंटा पहले आ गया था, और शहरजाद को नज़रअंदाज करके ज़ुबैदा से मुखातिब हुआ था। ये बेगानगी और बेरुखी इन दोनों के दरमियान से अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी। वो 8 माह से नदी के 2 किनारों की तरह साथ साथ चलकर भी एक दूसरे से बेहद दूर थे।
حالانکہ شہرزاد کچھ اپنے دل کی آمادگی سے اور کچھ مومنہ پھپھو کی نصیحتوں سے کافی حد تک اس کی بیوی کے روپ میں ڈھل چکی تھی، لیکن وہ ابھی تک ایک شوہر کے روپ میں نہ ڈھلا تھا۔ آج اپنے آپ کو وہی مکتوم شاہ سمجھتا تھا جس سے شہرزاد کو نفرت اور چڑ ہوتی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے یوں بے ترتیب سے لیٹے مکتوم شاہ کو بڑی توجہ سے دیکھنے لگی تھی۔ وہ بیڈ پہ قریب ہی تو بیٹھی تھی، ذرا سا ہاتھ بڑھا کر اس کے نکوچ چھو سکتی تھی۔ سب کہتے ہیں یہ خیام چچا کی کاپی ہے، کیا وہ اتنے ہی خوبصورت ہے؟ بالکل اس جیسے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوچنے لگی، اور جب تک زبیدہ آئی وہ شاید سو چکا تھا۔ شہرزاد نے بھی اسے جگانا مناسب نہ سمجھا اور پھر خود ہی جھک کر اس کے بوٹوں کے تسمے کھولنے لگی۔ اس کے بوٹ اتار کر موزے بھی اتار دیے۔ اس کے تھکے تھکے پاؤں کو ذرا سا سکون دینے کے لیے اپنے ہاتھوں کی نرمیاں بخشنے لگی۔ وہ جاگی سوئی کیفیت میں بھی مسرور ہونے لگا تھا۔ وہ اس کے پیروں کی انگلیاں اور تلوے سے ہلا کر اسے دل کھینچ لینے والا سکون بخش رہی تھی۔ مکتوم کا جی چاہا اس کے نرم و نازک ہاتھوں کو چوم لے اور اسے سینے میں بھینچ کر اپنی زندگی کی تمام خواہشیں، تمام حسرتیں مٹا ڈالے، ہر فیصلے کو یکجا کر ڈالے۔ لیکن پھر وہی 8 ماہ سے چلی آنے والی انا آڑے آ گئی تھی، اور وہ اس کے اس دل موہ لینے والی ادا پہ دل مسل کے رہ گیا تھا، اور ہنوز آنکھیں بند کیے انجان بنا رہا تھا۔ اور یہ سب تو پچھلے کئی مہینوں سے چلا آ رہا تھا۔ وہ چاہے کچھ بھی کر لیتی وہ اگنور کر دیتا تھا۔ وہ نظر اندازی کے فن سیکھ گیا تھا، اسے قابل اتنا ہی نہ جانتا تھا، لیکن پھر بھی وہ ہمت نہیں ہاری تھی۔ شاید مکتوم شاہ کی برداشت اور خصلتیں اس میں سما گئی تھیں۔